नमस्कार, अभिनंदन स्वीकार कीजिए लक्ष्य आर्य का, क्योंकि आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम इस हफ्ते विशेष। हर हफ्ते लेके आते हैं हम आपके लिए खास कार्यक्रम और स्टोरी की एक ऐसी श्रृंखला जो आपको न केवल प्रेरित करती है बल्कि रोमांचित भी करती है। इस हफ्ते जहां एक और पुष्कर मेले की धूम रही, प्रदेश भर में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पुष्कर मेला आयोजित किया गया। 9 से 15 नवंबर तक आयोजित होने वाले पुष्कर मेले में न केवल आध्यात्म की डुबकियां लगी, वहीं दूसरी ओर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गई। वहीं दूसरी ओर गुरु नानक जयंती का प्रकाश पर्व मनाया गया, जिसके अंतर्गत प्रदेश भर में अनेक आयोजन किए गए। तो आइए चलते हैं इस हफ्ते के विशेष सफर पे। पुष्कर मेले में 9 से 15 नवंबर तक अनेक आयोजन किए गए, वहीं दूसरी ओर सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ ही आध्यात्म की भी डुबकी लगी। तो आइए लेके चलते हैं पुष्कर मेले के इस अनोखे सफर पे। नौ से 15 नवंबर आयोजित पुष्कर मेला सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र बना रहा। पशु मेले के साथ साथ यहां आध्यात्म के सरोवर में डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। वहीं रंगीन रोशनी में नहाए मेले ग्राउंड पर पर्यटकों की भीड़ इस मेले के उत्साह को साफ बयां करती नजर आई। धार्मिक मान्यता है कि कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन पुष्कर सरोवर में स्नान की विशेष महिमा है। इसमें शामिल होने के लिए देश विदेश से श्रद्धालु राजस्थान पहुंचे और पुष्कर सरोवर में स्नान किए। पुष्कर स्नान के पीछे यह भी मान्यता है कि जो 4 धाम की यात्रा करने के बाद पुष्कर तीर्थ में आकर स्नान नहीं करता, उसकी 4 धाम की यात्रा अधूरी रह जाती है। पुष्कर सरोवर में आस्था की डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालुओं का हुजूम जुटा। कार्तिक मास में सभी तीर्थों में श्रेष्ठ पुष्कर तीर्थ को कहा गया है कि यहाँ जो स्नान करता है उसके जन्म जन्मांतर के पापों का क्षय और यहाँ होता है और उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहाँ दान करना, यहाँ रात्रि निवास करना, यहाँ स्नान करना और यहाँ पुष्कर ब्रह्म सरोवर की परिक्रमा लगाना महापुण्य का कार्य है। I heard about good things about Pushkar, about the festival this year. All my family visiting Pushkar also, and they told me that पुष्कर में इन दिनों बड़ी संख्या में श्रद्धालु पूरे माह पवित्र सरोवर में आस्था की डुबकी लगाते नजर आए। यहाँ हर एक घाट की अपनी खासियत है। साधु संतों के साथ अल सुबह सरोवर के मुख्य घाटों पर श्रद्धालुओं का जमावड़ा दिखा। प्रतिदिन श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने के बाद वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पवित्र सरोवर की पूजा अर्चना करते नजर आए। लोगों का मानना है कि इस पवित्र सरोवर में स्नान करने से मन को शांति मिलती है, वहीं सारी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। आज ही के दिन पुष्कर राज का ब्रह्मा जी का जो कमुंडल है, कमुंडल का जल यहाँ छोड़ा गया, उसी से ये ब्रह्म सरोवर का निर्माण हुआ है। ये वेदों में लिखा है कि आज के दिन जो पुष्कर राज में ब्रह्म चतुर्दशी को स्नान करता है, ब्रह्मा जी के जो दर्शन करता है, उनके जीवन में सुख और समृद्धि रहती है। आज के दिन स्वयं ब्रह्मा जी हंस की सवारी पर विराजमान रह करके विश्व को और जनमानस को सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करते हैं। पुष्कर मेला सिर्फ एक मेला ही नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक उत्सव भी है, जो भारत के सबसे खूबसूरत रेगिस्तानी शहरों में से एक परंपरा, आध्यात्म और उत्सव के साथ को एक साथ लाता है। देर शाम रंग बिरंगी रोशनी में मेले के बाजारों में जहां खरीदारों में उत्साह दिखा, तो वहीं बिक्री के कारण दुकानदार भी खुश नजर आए। पुष्कर मेला बहुत ही जोरों शोरों पे है। अभी पिछले 3-4 दिन से जबरदस्त पब्लिक है और हम मेवाड़ की यहाँ प्रसिद्ध मिठाई बेच रहे हैं, जंगल, जिसको सर्दी का मेवा कहा जाता है, और पुष्कर मेला बहुत अच्छा चल रहा है। बहुत शानदार चल रहा है, बहुत शानदार है। घोड़े भी देखे हमने और बहुत अच्छे अच्छे घोड़े, झूले वगैरह, और जो सांस्कृतिक डांस था ना, राजस्थानी नृत्य, बहुत शानदार। हिंदू धर्म में कार्तिक महीने के अंदर सूर्योदय से पहले स्नान को बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन उसमें भी पुष्कर झील में आकर के अगर आप स्नान करते हैं तो उसके ज्यादा महत्व होते हैं। हर एक महिला जो कार्तिक स्नान करती है उसका सपना होता है कि वो एक बार आकर के पुष्कर झील में जरूर स्नान करे। पुष्कर
में ब्रह्मा जी का मंदिर है, जो भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में भी प्रसिद्ध है। यहाँ पर न केवल भारतीय सैलानी बल्कि विदेशी सैलानी भी बड़ी संख्या में आते हैं। यहाँ पर जो आध्यात्म का नज़ारा देखने को मिलता है वो बेहद अनूठा होता है। यहाँ पर मंत्र और जाप जो आपको सुनाई देते हैं वो एक अलग तरह की धुनें पैदा करते हैं। मैं मंजू मीना, कैमरा पर्सन राकेश पटेल के साथ दूरदर्शन समाचार के लिए पुष्कर। कहते हैं कागज बनाने से पूर्व भारत में ताम्रपत्रों और शिलालेखों पर लिखाई की जाती थी, परंतु जब बाबर का चीन से युद्ध हुआ तो कुछ सिपाही चीन द्वारा कैद कर लिए गए। इस दौरान उन सिपाहियों ने कागज बनाने की प्रक्रिया चीन में सीखी। भारत आने के बाद में उन सिपाहियों ने कागज बनाने की प्रक्रिया को भारत में प्रचलित किया। आपको सुनाते हैं चित्तौड़गढ़ के घोसुंडा जिले की एक ऐसी कहानी जहां का परिवार आज भी हस्त निर्मित कागज यानी हैंडमेड पेपर की कला को जीवंत किए हुए है। आइए लेके चलते हैं इस अनोखी स्टोरी पे। बात करीब 400 साल पुरानी है। 400 साल पहले मेवाड़ में महाराणा उदय सिंह द्वितीय का शासन था। महाराणा उदय सिंह द्वितीय ने कागज के बारे में सुना तो हरियाणा के नारनौल से कागजी परिवार के कुछ सदस्यों को मेवाड़ बुलाया। हाथ से कागज बनाने के लिए पानी की आवश्यकता होती थी, इसलिए महाराणा उदय सिंह द्वितीय ने चित्तौड़गढ़ के गांव घोसुंडा का चयन किया, क्योंकि गांव घोसुंडा में 3 दिशाओं से बेड़च नदी बहती है और महाराणा उदय सिंह द्वितीय के कहने पर मिर्जा शाह बेग और फतेह शाह नामक 2 भाइयों का परिवार 400 साल पहले गांव घोसुंडा में आकर बस गया। मिर्जा शाह बेग और फतेह शाह को कागज बनाने का अच्छा अनुभव था, तो महाराणा उदय सिंह द्वितीय ने कागज बनाने के सामान का इंतजाम मेवाड़ स्टेट से ही करवा दिया। बाद में घोसुंडा में कागज बनाने का कारखाना भी लगाया गया। हालांकि अब कागज बनाने का कारखाना बंद हो गया है। इंडिया में बाबर के साथ हमारे पूर्वज आए और बाबर जब इंडिया आया उसके पहले उसने चाइना पे अटैक किया था। चाइना पे अटैक किया तो उसकी डिफीट हुई और उसके बहुत सारे सिपाहियों को कैद कर लिया गया। तो चाइना में जेल में इनसे कागज बनाने का काम करते थे, कपड़े बनाने का काम करवाते थे और पेंटिंग वगैरह काम करवाते थे। तो वो जो उन सैनिकों में हमारे पूर्वज थे उन्होंने वहां से कागज बनाना सीखा, क्यों कागज का आविष्कार चाइना ने किया और ये फिर अपने साथ इंडिया लेके आए। दूसरी बार बाबर ने हमला किया, अपने सैनिकों को छुड़ाया और फिर इंडिया आया तो अपने साथ लेके आया। तब हम दिल्ली के पास रहते थे, तो आज से करीब 350-400 साल पहले उदयपुर के महाराणा उदय सिंह जी सेकंड हमारे को वहाँ दिल्ली से यहाँ लेके आए, यहाँ बसाए और उदयपुर राज में दरबार में सब कागज हमारे गोसुंडा से जाते थे। और राजस्थान में सबसे पहला कागज गोसुंडा में बना, उसके पहले हमारे इंडिया में कागज नहीं था। कहीं तांबा पत्थर पे लिखते थे, पेड़ की छालों पे लिखते थे, कपड़े पे लिखते थे। तो ये कागज सबसे इंडिया में आया। 400 साल पहले घोसुंडा में प्रदेश का पहला कागज उद्योग भी लगा। धीरे धीरे जोधपुर, जयपुर सहित अन्य रियासतों तक भी ये कला पहुंचने लगी। महाजनों की बहियां, स्टाम्प इसी कागज से बनने लगे। मिर्जा अकबर के पास 1943 का 50 पैसे का स्टाम्प वाला कागज आज भी है। घोसुंडा में पीढ़ियों तक उद्योग चला और पनपा, जिस पर अंग्रेजों की हुकूमत के बाद ग्रहण लग गया। अंग्रेजी हुकूमत के दौरान विदेशों से पेपर आने लगा, खासकर नॉर्वे से पेपर की सप्लाई होने लगी और 1947 में घोसुंडा का कागज उद्योग ठप हो गया। बाद में 1956 में सरकार ने खादी ग्रामोद्योग के माध्यम से कागज उद्योग को जीवनदान देने का प्रयास किया, लेकिन प्रयास ज्यादा कारगर साबित नहीं हो सके। यूं तो प्रदेश की कोटा, सवाई माधोपुर, सांगानेर और उदयपुर के कालारोह, रामपुरा और चित्तौड़गढ़ जिले के घोसुंडा में ये कला आज भी जिंदा है। चित्तौड़गढ़ जिले के गांव घोसुंडा में अकेले मिर्जा बेग कागजी अपने शौक और जरूरत के अनुसार कुछ बही खाता, डायरिया आदि सामग्री बनाते हैं, लेकिन आज हाथ से बने कागज का बाजार नहीं होने से अब यह हाथ से कागज बनाने का उद्योग दम तोड़ने के कगार पर है।
मैं तो शायद बचपन से ही मैं इसी में ही हूँ। और पहले जैसे कागज हमारे बही खाते के बनते थे, तो वो भी बही खाते में बनाता था। आजकल कारखाना बंद हो गया, ला के बना के भी देते हैं। वो जो पुराने जो राव वगैरह होते हैं उनके भी पोथे बनते हैं बड़े बड़े, वो भी बनाते हैं। खोजरी आती है अपने बनियान वगैरह की, कॉटन की, उसको मशीन में पीस के और उसका जो हाँ पल्प बना के और उससे आपके सामने भी बताया तो उसी तरह से बनाते हैं। अकबर बेग कागजी की माने तो पर्यावरण के लिहाज से भी इस हाथ से कागज बनाने की कला को पुनर्जीवित करना जरूरी हो गया है। आज का कागज पेड़ों की कटाई से बन रहा है, इसलिए सरकार पेपरलेस संस्कृति को भी बढ़ावा दे रहे हैं। हमारा हाथ का बना कागज कपास के सन और जूट से बनता है। कपास के सन और जूट की लुगदी बनाकर कागज को बनाया जाता है, जिसके चलते खेती को तो बढ़ावा मिलता ही है, साथ ही पर्यावरण को बचाने का भी हाथ से बना ये कागज संदेश देता है। इस कागज की खासियत ये भी है कि इस कागज को एक बार काम में लेने के बाद वापस भी इसी से कागज बनाया जा सकता है। अब जैसे कि बड़े पापा ने बताया कि 350 साल पुरानी प्रक्रिया है, और हमारे जैसे दादा परदादा ये हैंडमेड पेपर का काम करते ही आए और अभी तक कर ही रहे हैं। पर पहले बहुत बड़ा स्कोप में था, अब क्या धीरे 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 ये कला विलुप्त हो रही है। डायरी, फोटो एल्बम, ड्राइंग बुक वगैरह ये ओनली फॉर फॉरेनर्स ले जाते हैं, या फिर इंडिया में गिने चुने कुछ अच्छे पैसे वाले हैं वो एंटिक चीज समझ के ले जाते हैं। बाकी नॉर्मल आदमी के लिए तो ये कौन खरीदेगी, बहुत ज्यादा महंगा पड़ता है। कुल मिलाकर विलुप्त होते हाथ से कागज बनाने की इस कला को अब सरकार के संरक्षण की भी दरकार है। सरकार हाथ से बनने वाले कागज के उद्योग को बचाने के लिए खुद इन कारीगरों से कागज खरीदे, तो इस हाथ से कागज बनाने की कला को जिंदा रखा जा सकता है। अगर समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो वो दिन दूर नहीं जब हाथ से कागज बनाने की कला इतिहास बनकर रह जाएगी। दूरदर्शन समाचार के लिए चित्तौड़गढ़ से अभिषेक शर्मा की रिपोर्ट। हर वर्ष 14 नवंबर भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन बाल दिवस के रूप में मनाया जाता रहा है। इस वर्ष भी बाल दिवस पे कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। कहते हैं जवाहरलाल नेहरू को बच्चे बहुत पसंद थे और उनका मानना था कि ये बच्चे भारत का भविष्य हैं, इसीलिए उनके जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रस्तुत है बाल दिवस पे हमारी ये विशेष प्रस्तुति। आपको बता दें कि इस दिवस को मनाने की शुरुआत बच्चों के प्रति विशेष स्नेह रखने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर हुई। इनका जन्म 14 नवंबर साल 1889 में हुआ था। इन्हें बच्चे चाचा नेहरू के नाम से जानते हैं। ये स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। वहीं नेहरू भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानी भी थे। साल 1916 में लखनऊ अधिवेशन के दौरान नेहरू सर्वप्रथम महात्मा गांधी के संपर्क में आए और साल 1929 में नेहरू ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए। स्वतंत्रता आंदोलन में जवाहरलाल नेहरू महात्मा गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करते रहे। चाहे असहयोग आंदोलन की बात हो या 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की बात हो, उन्होंने गांधी जी के हर स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। पंडित नेहरू को बच्चों से गहरा लगाव था और वे मानते थे कि बच्चे देश का भविष्य हैं। नेहरू हमेशा बच्चों के बीच जाकर उनके साथ समय बिताना पसंद करते थे। उनका मानना था कि बच्चों को अच्छी शिक्षा और स्वस्थ जीवन देने की आवश्यकता है, ताकि आगे चलकर बच्चे समाज और देश के लिए योगदान दे सके। बाल दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य बच्चों के अधिकारों की रक्षा करना, उन्हें सुरक्षित वातावरण देना और उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करना है। इस दिवस पर बच्चों के प्रति बढ़ते अत्याचार, बाल श्रम और शिक्षा की कमी जैसी समस्याओं पर जागरूकता फैलाने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। इस सप्ताह 15 नवंबर को गुरु नानक जी का
555वां प्रकाशोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जहां एक और अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए, वह दूसरी ओर लंगर का भी आयोजन किया गया। इसी क्रम में चूरू के साहवा में सिख समुदाय के प्रमुख पीठ पर अनेक आयोजन किए गए। आइए लेके चलते हैं आपको गुरु नानक जी के प्रकाशोत्सव की इस खास स्टोरी पे। पूरे देश की भांति साहवा के ऐतिहासिक गुरुद्वारे में भी गुरु नानक जयंती हर्षोल्लास से मनाई गई। हर साल कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि के दिन गुरु नानक जयंती मनाई जाती है। गुरु नानक जयंती के मौके पर गुरु गोविंद सिंह गुरुद्वारे में मेले का आयोजन धूमधाम से किया गया। मेले में कनाडा, अमेरिका, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली सहित अन्य राज्यों के साथ साथ अनेकों देसी विदेशी श्रद्धालु साहवा पहुंचे। आपसी भाईचारा, एकता और इंसानियत को फॉलो करो, हवानियत से दूर रहो। इंसानियत जो इंसान जहाँ संसार में आकर के धारण करता है, वो समाज के लिए, वो देश के लिए, वो एक जो भी कमेटी है उसके लिए वो अच्छा है। गुरु गोबिंद सिंह जी 25 दिन इत्थे रहे ने। जिस दिन गुरु नानक देव जी का गुरपुरब सी जिहड़ा अज मनाया जाता, वो पहलों सब तो पहलों इत्थे स्टार्टिंग गुरु गोबिंद सिंह जी ने की सी। जिस दिन नूं ध्यान च रखदे होया संगत अज तक नहीं मना रही है, लगातार कंटिन्यू मनाया जा रहा। वो दिन अज इशनान हुण 12 वजे होने गुरु नानक देव जी का गुरपुरब का, ते उस तो बाद संगत जिहड़ी आ वो रवानगी करूगी सवेरे अरदास तो बाद 8 वजे। हर सालाना हुंदे इत्थे लंगर के प्रबंध है, संगत के पैण का प्रबंध आ और संगत लो लंगर लगे हुए ने, पार्किंग की सुविधा हैगी है, प्रशासन का पूरा सहयोग दिता जाता। गुरु साहब यहाँ पर रुके थे और दर्शन दिए उन्होंने संगत को, तो उनका महत्व है। हम तकरीबन 50 साल से यहाँ आ रहे हैं। यहाँ पहले गुरु नानक देव जी आए थे, बाद में गुरु गोविंद सिंह जी आए थे। जैसे वो लाहौर के रास्ते होते होते जहाँ आए थे, तो जो जंड है वहाँ उन्होंने अपना बैठे थे, तो जो अपना कीर्तन करके उसने कमर कसा होता है, उन्होंने अपना कमर कसा खोला था। मेले की सभी तैयारियां गुरुद्वारा कमेटी द्वारा की गई। गुरुद्वारे को अलग अलग रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया। साहवा के इस ऐतिहासिक गुरुद्वारे में गुरु नानक जयंती पर मेला शुरू होने के साथ ही गुरुद्वारे में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की कतार लग गई थी। गुरुद्वारे के पास स्थित ऐतिहासिक पवित्र सरोवर के पास वर्षों पुरानी पीपल के पेड़ के नीचे महिलाओं ने दीपमाला जलाई। सिख संप्रदाय के अनुसार इसी पीपल के पेड़ के नीचे गुरु गोविंद सिंह ने विश्राम किया था। इसी के चलते दीपमाला जलाकर अरदास की जाती है। सिख धर्म में गुरु पर्व का बहुत महत्व है। मैं इधर आके जो सुहाना का गुरुद्वारा साहिब है इधर आए हूँ। इधर गुरु गोविंद सिंह जी और गुरु नानक देव जी भी आए थे और अपने घोड़ों को पानी भी पिलाया था। इस धरती में बहुत ही ज्यादा मानता है। हम भी इधर आते हैं, हम पहली बार आए हैं और बहुत अच्छा लगा भाई। मनोकामना जहाँ पर गुरु नानक देव जी का जन्मदिन का दिहाड़ा होता है, ये मान लो कि हर साल धूमधाम से बढ़िया मनाया जाता है जी। यहाँ मनोकामना सारी पूरी होती है। जो सच्चे दिल से मान लो अपने यहाँ पर आता है जी, पूरी उनकी मनोकामना पूरी होती है जी। आत्मा के लिए, बच्चों के लिए, खेती बाड़ी के लिए जो भी मनोकामना लेके आते हैं सब पूरी होती है। हर साल इस महीने में हर साल आती है। उन्होंने यहाँ स्नान भी किया था और अपने घोड़ों को पानी भी पिलाया था। इस वजह से ये बहुत ही पवित्र जगह है। साहवा गुरुद्वारे की सभाओं में गुरु नानक देव के द्वारा दी गई शिक्षाओं के बारे में बताया गया और गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ भी किया गया। गुरुद्वारे में सेवा और भक्ति का संगम देखने को मिला। गुरु नानक देव जी द्वारा दिए गए जीवन के संदेशों और शिक्षाओं के बारे में भी पाठ किया गया। गुरुद्वारा कमेटी के साथ साथ अनेक जत्थों के द्वारा गुरुद्वारा में मत्था टेकने आने वाले श्रद्धालुओं के लिए लंगर की व्यवस्था भी की गई। मैं अपने परिवार के साथ आया हूँ। मैंने स्नान कर लिया, फिर हम गुरुद्वारे में जाएंगे और गुरु नानक जयंती मनाएंगे। सारी साध संगत जी बाबे गुरु नानक देव जी जन्म दिहाड़े साध संगत लो बाबे गुरु नानक देव जी जन्म दिहाड़े ते लख लख बधाई सारी साध संगत को। ये 10-12 साल तो चालू है जी, प्रॉपर लंगर चलता साडा ते
जितने श्रद्धालु आते हैं लंगर छक के जाते हैं। यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह और गुरु नानक देव दोनों पधारे थे और यहाँ श्रद्धालु वैसे तो वर्ष भर आते रहते हैं, लेकिन आज का जो दिन है वो दिन अपने आप में विशेष स्थान रखता है। गुरुद्वारे में आने वाले श्रद्धालुओं में न किसी तरह का कोई अमीर गरीब होता है और न ही कोई छोटा बड़ा, सभी मिलकर आपस में लंगर करते नजर आए और महिलाएं और पुरुष दोनों ही मिलकर बर्तन भी साफ करते नजर आए। हर वर्ष राजस्थान के झालरापाटन में चंद्रभागा नदी के तट पे कार्तिक मास में एक मेले का आयोजन किया जाता है, जो चंद्रभागा मेले के नाम से प्रसिद्ध है। यह मेला विश्व भर के पर्यटकों का गढ़ बन जाता है। यहाँ न केवल राजस्थानी लोक संगीत अपितु शिल्प कला की भी प्रदर्शनी लगाई जाती है। इस वर्ष भी अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए, तो आइए लेके चलते हैं आपको चंद्रभागा मेले में। राजस्थान के झालरापाटन में हर साल चंद्रभागा मेले का आयोजन किया जाता है। कार्तिक माह में आयोजित होने वाला ये मेला चंद्रभागा नदी के सम्मान में मनाया जाता है। लोग पारंपरिक परिधान पहन नदी में स्नान करके आराधना करते हैं, फिर मेले में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का आनंद लेते हैं। कहा जाता है कि महाराजा झाला जालिम सिंह जब इस इलाके पर राज करते थे, उस वक्त राज्य की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए उन्होंने व्यापार केंद्र बनाने का फैसला लिया और इसी के लिए चंद्रभागा नदी के तट पर पशु मेला लगाया गया। घोड़े घोड़ी का सामान बेचते हैं, जीन जेवर, पशु मेले में आते हैं यहाँ पे और हमारा ठीक धंधा चल रहा है। ये मेला चंद्रभागा में अपना घोड़ा फर्स्ट आता है हर साल। ये 21.5 लाख लग रहे इसके सफेद बच्चे के, और ये पर गए साल भी हीरा ठाकुर फर्स्ट आया था। इससे पूर्व कार्तिक एकादशी को राज्य स्तरीय श्री चंद्रभागा पशु मेले का विधिवत उद्घाटन मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ द्वारा रंगमंच मेला ग्राउंड झालरापाटन में किया गया। इस दौरान जिला कलेक्टर द्वारा विधि विधान से भूमि पूजन एवं झंडारोहण किया गया। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए जिला कलेक्टर ने कहा कि जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, स्थानीय नगर पालिका और अन्य समाज सेवी संगठनों द्वारा संपूर्ण व्यवस्थाएं की गई। जगह जगह पेयजल, आलप आहार की व्यवस्था भी की गई। वहीं नदी के घाट पर गोताखोरों और सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए। चंद्रभागा नदी में रात 10 बजे से पुख्ता साधनों के साथ में कार्तिक पूर्णिमा का स्नान में पूरी व्यवस्था है। SDRF टीम मौजूद है और बच्चे, बुजुर्ग, औरतें, लेडीज सारे नहा रहे हैं। जो पूरी व्यवस्था है उनके बचाव के लिए हमारे पास गोताखोर प्लस सामान भी। I joined the dance, was asked, and I did. Well, it was a really special experience. Everybody's laughing, everybody's waving, so we enjoy ourselves fantastically. It's wonderful for us that we can attend this festival and we all can share. पर्यटन विभाग एवं जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान विभिन्न स्वयंसेवी एवं सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधि व सदस्य सहित बड़ी संख्या में पर्यटकों ने दीपदान किया। दीपदान कार्यक्रम से पूर्व लोक कलाकारों से सजी भव्य शोभा यात्रा बैंड बाजों के साथ द्वारकाधीश मंदिर झालरापाटन से रवाना होकर चंद्रभागा नदी तट तक पहुंची। शोभा यात्रा में देसी विदेशी पर्यटकों सहित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सामाजिक संस्थाओं एवं आम नागरिकों ने बढ़-चढ़ कर भाग लिया। और अब बात करें करियर और लेटेस्ट भर्तियों की, तो नौसेना द्वारा एग्जीक्यूटिव की 36 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है, जिसके लिए 20 दिसंबर तक आप आवेदन कर सकते हैं। वहीं इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस यानी ITBP द्वारा सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन के पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। तो ये था इस हफ्ते का विशेष, जहां एक और गुरु नानक जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई, वहीं दूसरी ओर आपने जाना किस प्रकार से हैंडमेड पेपर
को आज भी राजस्थान में जीवंत रखा जा रहा है। अगले सप्ताह फिर लौटेंगे आपके साथ में अनेक कहानियों और प्रेरक स्टोरीज के साथ में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।